गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नो मनी फॉर टेरर। इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आज इसको हम दोबारा देखते हैं। तो आपको पता है थर्ड जो कॉन्फ्रेंस है नो मनी फॉर टेरर वो इंडिया में कंडक्ट होने वाली है। आज और कल जो है वो कंडक्ट होगी। तो ये एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 2018 में, जब फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया 1989 में कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बननी चाहिए। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मोटिव क्या आपको पता ही है कि इंटरनेशनली हम कैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। तो उसी के साथ ही जो है 2018 में ये इनिशिएटिव लिया गया फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा ही कि हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस भी किया करेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया इंटरनेशनल डिस्कशंस के लिए, जिसमें देखा गया कि कैसे टेक्निकल, लीगल, रेगुलेटरी और कोऑपरेटिव एस्पेक्ट्स देख सकते हैं कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोका जाए। ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट और अल कायदा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए मोस्टली ये कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी। 2018 की कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्स क्योंकि ऑर्गेनाइज फ्रांस ने की थी, तो इसमें 70 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। टेररिज्म फाइनेंसिंग को फुली कैसे क्रिमिनलाइज किया जाए, इसके ऊपर एग्री किया गया। ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज को देखा गया। ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटेबल फंड्स के ऊपर भी फोकस रखा गया। 2019 की जो कॉन्फ्रेंस थी वो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट की। ठीक है। उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि कैसे न्यू चैनल्स ऑफ टेररिज्म एमर्ज हो रहे हैं, फाइनेंसिंग के एमर्ज हो रहे हैं, और हमारा प्राइवेट सेक्टर क्या क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है ऐसे जो है फाइनेंशियल सिस्टम्स को डिटेक्ट करने में या मिसयूज उसका प्रिवेंट करने में, जो कि टेररिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो ये तीसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो इंडिया में हो रही है, इसमें वर्चुअल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज, क्राउडिंग प्लेटफॉर्म्स, इनके ऊपर फोकस रहेगा कि कहीं इसका यूज़ तो नहीं किया जा रहा टेररिस्ट द्वारा। तो पेमेंट इंटरमीडियरीज का क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर भी फोकस रहने वाला है। ऑफ कोर्स एनपीओज जो होते हैं आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, इनके ऊपर भी जो है डिस्कशन की जाने वाली है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं G20 कम्युनिक। आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो G20 की जो बाली डेक्लेरेशन है वो अडॉप्ट कर ली गई है कंसेंसस द्वारा, और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है ये देख लेते हैं पहले हम। तो इसमें मेन हाइलाइट्स बाली डेक्लेरेशन की तो ये है कि हाँ, ये रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, लेकिन हम इसको एक ही पिक्चर में जो है नहीं देख सकते, क्योंकि हर मेंबर के अपने और अलग व्यूज और असेसमेंट्स हैं इस सिचुएशन के। लेकिन सबने एक वॉइस में कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को जो है यूज़ करना इनएडमिसिबल है। फिर टर्की और यूएन द्वारा ब्रोकर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को जो है अप्रिशिएट किया गया है, जो ऑफ कोर्स रशिया के थ्रू जो है, और यूक्रेन का जो ग्रेन है जो वो आएगा अमिड्स द वॉर, उसको अप्रिशिएट किया गया है। फिर क्लाइमेट चेंज से लेकर करप्शन तक, कोविड वैक्सीनेशन से लेके कंप्यूटर स्किल्स टू वुमेन इम्पार्ट करना, ये सारे इश्यूज़ को भी कवर किया गया है। फिर ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ अगर इमर्ज होते रहे तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके ऊपर सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है। अब इसमें इंडिया का हम क्यों देख रहे हैं कि इंडिया कैसे कंसेंसस बिल्डर बनकर आया है। इंडिया के कहने पर ही दोबारा से कहा गया है कि यूएन चार्टर का रिस्पेक्ट करो, डिप्लोमेसी और डायलॉग के ऊपर फोकस रखो, पीस और स्टेबिलिटी लेकर आने की कोशिश करो, और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ या फिर उसका थ्रेट जो है वो नहीं होना चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो सामरकंड समिट में जो है प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बोला था कि टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, इसको भी इस जो है जॉइंट कम्युनिक में जो है वो ऐड कर लिया गया है, और कहा गया है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग का जो है वो रास्ता अपनाएं, और बिकॉज टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। ठीक है। इंडिया जो है वो कंसेंसस बिल्डर बनकर सामने आया है कि कैसे इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज़ और इमर्जिंग मार्केट्स के साथ पार्टनरशिप करके जो है इस फाइनल स्टेटमेंट में अपने जो इंटरेस्ट को सिक्योर करवाया है। इंडिया ने बहुत सारे रेफरेंसेस भी डाले हैं इस कम्युनिक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, एडिशनल फाइनेंस बाय मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स, और इंटर ऑपरेबल इंटरनेशनल ट्रैवल। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो COP27 शर्म शेख में हो रही है और होने वाली है, ख़त्म भी होने वाली है। तो इसमें एक इशू आ गया है, जब ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना जैसी बेसिक कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, इन्होंने जो कि कोल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, तो उन्होंने एक कंसर्न दिखाया है। उन्होंने कंसर्न क्या दिखाया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ कह रही हैं कि जो है हम कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाना शुरू करेंगे 2026 के आसपास से, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपने फाइनेंस और मिटिगेशन कमिटमेंट से बैक ट्रैक कर चुकी हैं। तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये बेसिक कंट्रीज़ जो हैं ये कह रही हैं कि आप अपने जो है ड्यूटी को तो निभा नहीं रहे हो, और आप हमारे ऊपर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने की बात कर रहे हो। तो ये यूनिलैटरल जो एक्शंस हैं, ये कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसे
ये ग्लोबल इकोनॉमी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स होता क्या है। तो यूरोपियन यूनियन ने 2021 में प्रपोज किया कि हम कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाना शुरू करेंगे 2026 से, और शुरुआत किससे होगी? सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री से। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है? जब भी यूरोपियन यूनियन कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगा, तो वो ये देखेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने कार्बन एमिशंस लगे, और अगर बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस लगे होंगे तो जो भी ईयू में उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा होगा उसको कार्बन जो है जो एमिशंस के जो सर्टिफिकेट होते हैं कार्बन मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं वो खरीदने पड़ेंगे। तो उससे होगा क्या? समझ लो आप एक यूनिट ऑफ सीमेंट खरीद रहे हैं, खरीद रहे हो, यूरोप में आप बैठे हो, आप इंपोर्टर हो, आप इंडिया से एक यूनिट ऑफ सीमेंट खरीद रहे हो, लेकिन उसको बनाने में कोल लगा होगा, तो उससे रिलेटेड जितना भी कोल लगा होगा उस उतनी कॉस्ट का कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा ईयू के इंपोर्टर को। तो होगा क्या? इंडिया का जो सीमेंट है वो महंगा पड़ेगा उस ईयू इंपोर्टर को, क्योंकि उसको फिर वो कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि वो इंडिया का सीमेंट ही नहीं खरीदेगा, वो ऐसी जगह से सीमेंट खरीदेगा जहां से कार्बन का यूज कम हुआ हो या फिर हुआ ही ना हो। ठीक है। तो इससे होगा क्या? बेसिकली यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, अपनी लोकल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए बाकी इंपोर्ट्स के ऊपर जो है इन्वायरमेंट के नाम पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। तो ईयू के इंपोर्टर्स को कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे, जितना भी कार्बन प्राइस जो है वो उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन कंसर्न्स क्या है? यूएस चाइना इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज कह रही हैं कि आप कैसे इसको काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे कि एक सीमेंट के बैग लगाने में कितना कार्बन एमिट किया गया होगा। तो ये बहुत आर्बिट्रेरी है, इसीलिए जो है इसको अपोज किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो अलग अलग पार्टीज़ जो हैं वो फ्रीबीज अनाउंस कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक फ्रीबी है ओल्ड पेंशन स्कीम, तो ये इसको भी अनाउंस किया गया है। तो हम देखते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। तो आपको आपको पता है कि 2004 से पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते थे उनको उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% जो है वो सैलरी एज पेंशन जो है वो एज पेंशन मिलती थी। ठीक है। तो ये होता क्या था इसमें? एक और अच्छी चीज़ इसकी क्या थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जब डीए का हाइक मिलता था तो उन जो पेंशनर्स हैं उनको भी जो है मंथली पे आउट्स में हाइक मिल जाता था। लेकिन इससे क्या हो रहा था? सरकार के ऊपर बहुत खर्चा आ रहा था, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसको तो पेंशन मिलती है। तो हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रूडेंट फैसला लिया, बहुत मुश्किल से कंसेंसस बनाकर ये फैसला लिया कि सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को छोड़ते हुए बाकी जिनकी भी पेंशन हैं उनको हम बंद कर देंगे। ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था, पेंशन लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बजट में प्रोविजन डालना पड़ता था पेंशन देने के लिए हर साल। तो इससे हो क्या रहा था कि आपके क्या प्राइवेट सेक्टर में आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती जब तक अगर आप प्राइवेट जो है पेंशन्स खरीदो ना, तो है ना, पेंशन की कोई स्कीम ना खरीदो। तो वाई वाई फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स? उससे हो क्या रहा था, जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है उनके ऊपर भार आ रहा था फ्यूचर की पेंशन्स पे करने का। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम की वाजपेयी जी गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारी पार्टीज के साथ मिलकर कंसेंसस बनाया, बहुत ही मुश्किल से इस ओल्ड पेंशन स्कीम से छुटकारा दिलाया देश को, और जो कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर न्यू पेंशन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई। न्यू पेंशन स्कीम बहुत ही बढ़िया पेंशन स्कीम है। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2004 में स्कीम को लेके आई। इसको सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, प्राइवेट और इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए भी ओपन कर दिया गया। इसमें होता क्या है, आप जब आप सर्विस कर रहे हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने पेंशन अकाउंट में रेगुलर इंटरवल्स पे, और जब वो जो भी आपका कॉर्पस जमा होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके बेसिस पर आपको जब आप रिटायर होगे या आप जब जॉब करना बंद करोगे 60 साल के बाद, तब आपको पेंशन मिलनी शुरू होगी। ठीक है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 से 60 साल की जो है एज का है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। इवन एनआरआईज को भी एलिजिबल कर दिया है कि वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बना दिया जाता है, और उसमें आपको मिनिमम हर साल 6,000 रुपये तो डालने ही पड़ते हैं, वरना तो इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो पीएफआरडीए रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स जो है, मोस्टली कमर्शियल बैंक्स के अपने अपने मैनेजर्स भी होते हैं, तो वो इसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे, आपके एम्प्लॉयर भी इसमें कई कई लोग जो है कई जॉब्स में एम्प्लॉयर भी जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी पेंशन फंड जो है वो बढ़ता रहता है। जब रिटायर होते हो तो आपको बहुत अच्छी पेंशन मिलती है। तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट कम पेंशन स्कीम थी, जिसमें हो सकता है कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिले। ठीक है। क्योंकि ये मार्केट लिंक स्कीम है, तो इसके लिए जो है ये बेटर स्कीम कही जाती है। लेकिन अब जो है
क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि आपको कुछ भी नहीं जो है वो ऐड करना है अपनी सैलरी में से, आपको बाद में मिनिमम 50% पेंशन मिलेगी, आपको गारंटेड पेंशन मिलेगी। तो ये पेंशन एक तरह से एज अ फ्री भी दोबारा से लाने की कोशिश कर रही हैं कुछ पार्टीज, जिससे होगा क्या, जैसे एग्जाम्पल आप अगर देखोगे राजस्थान गवर्नमेंट ने जब किया है, तो राजस्थान गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अगर हम देखें तो 80% तक जो जो भी उनका टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू उनका इकट्ठा होगा, वो सिर्फ सैलरी और पेंशन्स में ही चला जाएगा। अब इसका नुकसान देख रहे हो आप, सिर्फ 20% ही उनके पास टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू बचेगा जो वो डेवलपमेंट में खर्च कर सकेंगे। आप मतलब एक तरह से गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, जितना भी टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है आपसे, वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या पेंशन देने के लिए इस 80% के आसपास अपने सिर्फ एम्प्लॉयज़ या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या सिर्फ पेंशन देने के लिए ही वो आपसे टैक्स ले रही है। सिर्फ 20% उसका खर्चा आपको आपकी डेवलपमेंट पर वो लगा पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक रिग्रेसिव स्टेप है। अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है जहां जिस जिस स्टेट में लागू की जा रही है, वो स्टेट जो है वो श्रीलंका की तरह जो है आने वाले टाइम में तंग हो सकते हैं। ठीक है, सो एनीवेज ये तो बहुत रूडिमेंट्री एनालिसिस मैंने आपको करके बताया, बहुत इंट्रिकेसीज भी इसमें इन्वॉल्व है, बट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको ये एनालिसिस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो ये आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने रेसलर विनेश फोगाट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो बेलमेकन बुल्गारिया में हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग लेने जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वो टॉप स्कीम के अंडर जा पा रहे हैं। ठीक है, तो टॉप स्कीम क्या है, इंडिया की परफॉर्मेंस को ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में इंप्रूव करने के लिए 2014 में गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई। इसको 2018 में रिवैम्प कर दिया गया और इसमें एक टेक्निकल सपोर्ट टीम बनाई गई जो कि एथलीट्स को सिलेक्ट करती है कि कौन कौन से एथलीट्स जो हैं वो इस टॉप स्कीम के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो बेसिकली ये स्कीम लाई गई थी कि जो भी एथलीट्स टोक्यो 2021, पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम्स या फिर पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, उनको फॉरेन ट्रेनिंग देना, उनको इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तैयार करना, उनको इक्विपमेंट लेके देना, कोचिंग ले करवाना और उनको मंथली स्टाइपेंड देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। हाई प्रायोरिटी कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आइडेंटिफाई किए गए और देखा कि कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारा स्कोप है कि इंडिया मेडल ला सकता है, तो उन एथलीट्स को ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। ठीक है, तो एक पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू भी किया जाता है एथलीट्स का कि क्या वो इस स्कीम में रहने के काबिल हैं, क्या वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि वो इंडिया के लिए कुछ सिक्योर कर पाएंगे, कुछ रैंक सिक्योर कर पाएंगे। वरना तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये एक सिर्फ एक इंसेंटिव बेस एक स्कीम रह जाएगी, इसीलिए बार बार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आर्टिकल 4 ऑफ नेटो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पोलैंड के ऊपर अभी एक रिसेंटली मिसाइल स्ट्राइक हुआ था जो कि यूक्रेन ने अलेज किया कि रशिया का मिसाइल जो है वो पॉलिश टेरिटरी पे चला गया है। तो ऐसी न्यूज़ आने के बाद पोलैंड ने आर्टिकल 4 ऑफ नेटो को जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए कोशिश की। ऑफ कोर्स ये आर्टिकल 4 क्या है हम ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं नेटो क्या है। नेटो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक काउंटर बन के सामने आया सोवियत यूनियन की हेजेमनी या फिर एक्सपेंशन को रोकने के लिए। तो ये बेसिकली एक 12 मेंबर ट्रीटी थी 1949 में जो है साइन की गई, जिसमें कहा गया कि हम में से किसी के ऊपर भी अगर अटैक होता है तो हम ये मानेंगे कि हम सबके ऊपर अटैक किया जा रहा है। और 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो कुछ जो उनके ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने भी इस नेटो को ज्वाइन कर लिया। अब करंटली लगभग 30 मेंबर्स हैं नेटो कंट्रीज़ के। तो आर्टिकल 4 यही कहता है कि अगर किसी मेंबर स्टेट को लग रहा है तो वो एक नेटो मेंबर्स की मीटिंग बुला सकता है किसी भी टाइम पर, और अगर उसको लग रहा है कि उसकी इंडिपेंडेंस या सिक्योरिटी को थ्रेटन किया जा रहा है किसी भी आउटसाइड फोर्स द्वारा, उस मीटिंग में ही डिसाइड किया जाता है कि क्या वो मेंबर आर्टिकल 5 को इन्वोक करेगा। आर्टिकल 5 का मतलब क्या होता है कि समझ लो पोलैंड को ही हम ले लेते हैं कि सच में ही ये रशिया ने अटैक किया होता, तो क्या होता, आर्टिकल 5 को इन्वोक करने के लिए कहता पोलैंड कि हमारे ऊपर एक आर्म्ड अटैक किया गया है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है कि नेटो के किसी भी एक आप मेंबर के ऊपर अगर आप आर्म्ड अटैक करते हो तो हम वो ये मानेंगे कि आपने सबके ऊपर अटैक किया और फिर अब सारा नेटो ही आपके साथ लड़ेगा। ठीक है, सो
आर्टिकल 5 सिर्फ एक ही बार इन्वोक किया गया यूएस द्वारा, ऑफ कोर्स जब 9/11 अटैक हुआ था तब उन्होंने ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के अगेंस्ट और तालिबान रजीम के अगेंस्ट इसको इन्वोक किया था, अलकायदा के अगेंस्ट वो इन्वोक किया था, और तब से वो ऑफ कोर्स द सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर स्टार्टेड। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, भारत गौरव ट्रेन्स गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली भारत गौरव ट्रेन स्कीम के अंदर कुछ रिविजन किया गया है। तो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट ईयर भी कि नवंबर 2021 में इंडियन रेलवेज ने प्राइवेट प्लेयर्स को ये भारत गौरव ट्रेन स्कीम के अंदर थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन एलोकेट की थी। कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर अगर ट्रेन चलाना चाहता है किसी भी पर्टिकुलर राउट पर, टूरिज्म बेस्ड ऑफ कोर्स, तो वो लीज पर ट्रेन ले सकता है रेलवे से, और वो उनके पास ये फ्रीडम होगी कि वो राउट डिसाइड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर रुकेगी ट्रेन ये डिसाइड कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी ये डिसाइड कर सकते हैं, और इवन टैरिफ भी डिसाइड कर सकते हैं। याद रखो, प्राइवेट ऑपरेटर रन नहीं करेगा उस ट्रेन को, इंडियन रेलवेज के ही जो है एम्प्लॉयज़ उसको चलाएंगे, लेकिन बाकी का जो डिसीजंस है वो प्राइवेट ऑपरेटर ले सकेगा। ठीक है, मिनिमम उनको 2 साल के लिए ये सर्विस देनी पड़ेगी अगर वो भारत गौरव ट्रेन स्कीम जो है वो लेना चाहते हैं तो। लेकिन अब चेंज क्या किया गया है? चेंज ये किया गया है कि LHB कोचेज जो है वो अलॉट किए जाएंगे भारत गौरव ट्रेन स्कीम के अंदर। ठीक है, और उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं फिक्स्ड या फिर वेरिएबल हॉलेज चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाएंगे भारत गौरव ट्रेन के ऑपरेटर्स द्वारा। एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी अगर चाहते हैं तो भी वो LHB कोचेज जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं ऑफ कोर्स वो कोचेज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, और ये इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं ट्राई को। तो हम देखते हैं ट्राई है क्या। सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इसको बनाया गया। रेगुलेटर है बेसिकली हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। ट्राई एक्ट को 2000 में साल 2000 में अमेंड किया गया, और TD सैट जो कि ट्रिब्यूनल है इसका, उसको बनाया गया। TD सैट का बेसिक मोटिव ये है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट आ जाता है लाइसेंसर लाइसेंसी के बीच में, ये 2 और मोर सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में, या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर और ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में, तो उसको एडजुडिकेट करने का इनका जो है वो मैंडेट है। ठीक है, इसमें भी एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए एटलीस्ट, और इसमें 2 मेंबर्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डिजिटल शक्ति 4.0। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने 4th फेज़ ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन को शुरू कर दिया है। अब ये कैंपेन जो है अवेयरनेस जनरेट कर रहा है डिजिटल फ्रंट पर विमेन के लिए कि कैसे वो साइबर क्राइम से लड़ सकती हैं। विमेन को डिजिटली स्किल किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि वो कैसे स्टैंड अप हो सकती हैं अगेंस्ट इलीगल या फिर इनअप्रोप्रिएट ऑनलाइन एक्टिविटी के। तो इसको NCW जो है उन्होंने साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उनके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। लगभग 3 लाख विमेन जो है वो इसके अंदर जो है वो अभी तक जो है वो जुड़ चुकी हैं इसके साथ, और विमेन को बहुत हेल्पफुल रहा है ये स्कीम, इसलिए इसका ऑफकोर्स 4th फेज़ निकाला जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पाटन पटोला स्कार्फ। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। PM मोदी जो है उन्होंने इटालियन प्राइम मिनिस्टर को पाटन पटोला दुपट्टा जो है वो गिफ्ट में दिया है। तो ये डबल इकत या फिर पटोला वोवन जो है आपका स्कार्फ, ये प्योर सिल्क में जो है वो इसको जो है वो सिला जाता है। 11th सेंचुरी से ऐसा इसको किया जा रहा है, और इसमें दोनों साइड जो है वो इक्वल इंटेंसिटी ऑफ कलर्स और डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो इसकी नॉट जो होती है जो इसको डाई किया जाता है उसको बांधनी कहते हैं। ठीक है, इसकी एक बहुत ही इंट्रिकेट क्वालिटी होती है वो, और साल्वी फैमिली जो है नॉर्थ गुजरात की वो मेजरली इसको बनाती हैं। ठीक है, हैंड ऑपरेटेड हार्नेस लूम्स के साथ से इसको बनाया जाता है, और बहुत कॉस्टली होता है ये। अगर हम देखें तो इसका बेस प्राइस ही 1.5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में हो सकता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is no money for terror. This topic is important for international relations and security both. We discussed about this topic recently also. You know that the 3rd edition of No Money for Terror conference is being held in India today and tomorrow, and the aim is to check the progress with respect to combating terrorist financing. The first 2 conferences were held in Paris and Melbourne, and
In 2018, as an initiative of French government, this conference started under the FATF mechanism, and the conference has an aim to create a platform for international discussions on countering terrorist financing. So it will, of course, discuss about technical, legal, regulatory, and cooperative aspects of terrorism financing. And the objective initially was to only focus upon Islamic State and Al Qaeda, but similarly, the this NFFT conference started covering other terrorist financing activities also. So, as I've told you, 2018 conference was organized by France, and it agreed upon fully criminalizing terrorism financing and enhancing its traceability and transparency of financial flows that occur to terrorism. And it also focused upon discussing the role of not-for-profit organizations and charitable funds which were being used by terrorists. In 2019 conference, new channels were identified which were leading to terrorist financing, and the role of private sector was also critically analyzed with respect to detection and prevention of misuse of financial system by terrorists. Similarly, in the third conference, which will be held today and tomorrow, the focus will be on virtual assets or cryptocurrencies or crowding platforms which are being used by terrorist entities. Also, payment intermediaries which are facilitating the this finance for these terrorist groups. They will all be discussed under this new conference now. So the next topic is G20 Communique. This topic is also important for international relations. So G20 Bali Declaration has been adopted by consensus, and India has played a big role in it. We'll see how India built this consensus. First of all, we have to see what are the contents of this Bali Declaration. So all countries have acknowledged that there are differences among members on the Russia-Ukraine war situation, because there are several views and assessments of the situation as per the member countries, but all of them have agreed that the threat of nuclear weapons is inadmissible. Also, all of the members have uh, appreciated the role of Turkey and United Nations with respect to Black Sea Green Initiative, which will allow export of Ukrainian grain to other countries. Uh, Other issues including climate change, corruption, COVID vaccination, and even imparting computer skills to women have been discussed. So, how India emerged as a consensus builder? You know that India focused upon and strengthened the position of its of its uh, task or of its belief that there should be respect for United Nations Charter. We should advocate diplomacy and dialogue. We should strive for the peace and stability, and we should also be against the use of nuclear weapons. The Prime Minister's erstwhile statement that he made in Samarkand summit of SCO, that today's era must not be of war, has also been used in this communique. India also acted as a consensus builder in other areas of interest, like when there was a need to build partnership between developing countries and emerging markets. India facilitated that cooperation. Also, India focused upon sustainable development and lifestyles. Also gave important references to climate finance, uh, multilateral reforms, especially the UNSC reforms and United Nations reforms as a whole, and seamless and interoperable international travel, especially after COVID pandemic. Okay, so the next topic is carbon border tax. This topic is important for our environment section. So you know that COP27 in Sharm el Sheikh, Egypt, is reaching its conclusion, and there has been a new controversy here: carbon border tax, which the basic is a group which consists of Brazil, India, South Africa, and China. They have opposed this carbon border tax because they have said that this is discriminatory. Developed countries are backtracking on their own commitments with respect to finance and mitigation commitments, but they are introducing these unnecessary uh, barriers to trade with the name of carbon border tax. You know that these basic countries rely heavily on coal even now, but what has happened here is that, yeah, European Union in 2021 proposed that they will be introducing carbon border adjustment mechanism, or the carbon border tax, which will uh, tax those carbon intensive items like cement and steel
from 2026. So basically, it's a duty on imports which will be imposed on based upon the amount of carbon emissions that has been emitted by the during the production process of that particular product. So basically, whatever amount of carbon that has been released while producing one bag of cement, the importer in the EU who is purchasing that bag from India, he will have to purchase carbon certificates of that particular amount. What will happen with that? Let's suppose that one bag of cement price in India is 100 rupees. So basically, let's say for the ease of calculation, that it costs about €1 to purchase one bag of cement from India. But what would happen after this decision is that because the importer in EU will also have to purchase carbon certificates, because one bag of cement has produced about, let's say, 50 units of carbon, and those 50 units of carbon would cost about, let's suppose, 20 cents. Then that 20 cents would be added to the importer's cost, because he will have to purchase these carbon certificates, because he has purchased cement from India, which is being produced using coal. So it would cost him higher to buy from India. So instead of buying from India, he would be forced to buy from a certain country which is not using coal or other carbon emission related products while producing cement or steel. Okay, so that's why what has happened is that these countries, basic countries, have opposed it. They are saying that this is discriminatory, and this will discourage the production and exports, and it will affect the local industries also. So basically, EU is using unfair means to protect their local industries from foreign competition. Okay, so it could also be called as green protectionism. EU, these countries including US, China, India, Brazil, South Africa have also said that how are you going to count what is the total number of emissions with respect to production of those imported products. Okay, so this has been called out by these countries, and it has been called as discriminatory. So probably this will not be adopted, of course, at the end of the summit, or the end, or the at the end of this UP27. So the next topic is old pension scheme. This topic is important for our governance section. So you know that during the election season, the political parties are back with their freebie announcements. One of them is, of course, replacement of new pension scheme with the old pension scheme. In the old pension scheme, government employees were getting 50% of their last drawn salary without the need of contributing any amount themselves. So basically, it was a defined benefit scheme which was having a promise of an assured pension to the retiree, and with the hike in DA for the in the salaries of government employees, the monthly pension payouts were also increased with the same amount. And this was discontinued by the central government in 2003 after a long discussion with all the political parties, even the states. This decision was reached by the then central government in 2003. Why? Because it was increasing pension liability of the government to unsustainable levels. Government of India had to make a budget specially to make provisions for the pensions every year, and this was hurting the intergenerational equity issues. How? Because you were paying for the pensions for the future employees. Okay, so inflation and also development expenditure was suffering, like I explained you in the example of Rajasthan government, whereby if because Rajasthan government is also has also decided that they will be going back to the old pension scheme. With respect to if we see at the expenditure level, then if we calculate the entire tax revenues and non-tax revenues of Rajasthan government, 80% of that would just go in the salaries and pensions of government employees. So only 20% would be left with the government to spend on development of the state, of the entire state. Okay, so of course the people would ask why we are paying the entire 80% of our tax just for the salaries of government employees. Of course, it is not fair. Okay, like you are in private sector, it is
you are paying for your own pensions, you are purchasing schemes, you are purchasing investment schemes, then why this facility, why this benefit to the government employees? Okay, this is not fair, because this new pension scheme created equality in the market. All the employees, either government employee, private employee, or even employees from the unorganized sectors, they were allowed to enroll themselves in the new pension scheme, which was introduced by the government in April 2004. And people were investing in a pension account at regular intervals. Any Indian citizen between the ages of 18 to 60 years were eligible to join this scheme, and based upon their own investment, they were given pensions as per the pension corpus that they have accumulated over the years. Okay, but now, due to freebies, the trend of freebies that has befallen in Indian politics, these political parties are again resorting to this old pension scheme that we got rid of after a huge task, or a huge deliberations. But still, of course, they want to go back, and they want us to enter before in the era that was the socialist era of Indian politics. Okay, so the next topic is Target Olympic Podium Scheme. This topic is important for our governance section. So recently, Ministry of Youth Affairs and Sports has approved wrestler Vinesh Fogart's proposal to get himself trained in Belmekin, Bulgaria, for his high altitude training. And this top scheme is basically aimed to improve India's performance in Olympics and Paralympics. So Target Olympic Podium Scheme was launched in September 2014, and it was revamped in April 2018 to have a technical support team, which would of course select the athletes who would be made eligible for the particular scheme. Okay, so the aim is to make these benefits available to all those probable athletes who have been identified for Tokyo 2021, Paris 2024, and Los Angeles 2028 Olympic Games, and the entire expenditure of them, including foreign training, international competition, equipment, coaching camp, etc., besides of course the monthly stipend, would be taken care by this government under the top scheme. Okay, so of course they would have to prove themselves, because there would be periodic performance review also for these athletes if they have to remain eligible for the benefits under this scheme or not. So the next topic is Article 4 of NATO. This topic is important for our international relations. So you know that recently an accident happened whereby a missile reached Poland and killed two people. But Ukrainian leadership was saying that it was Russian missile, but later on it was identified that it was actually a Ukrainian missile S-300, which changed its trajectory and it hit the Polish territory. Anyways, it is not important what was the controversy. We have to see what is NATO and what is Article 4 of NATO. So basically, NATO is a collective security organization in terms of a membership, whereby in after World War II, it was established as a counter to Soviet Union's expansion in Europe, and 12 member countries signed this declaration that if any of them would be threatened, they would consider it as a threat to all those countries. Okay, so after 1991, when Soviet Union collapsed, since then a total number of membership has now reached to 30 members. Of course, Poland is also a member of this NATO group. So, what is Article 4 and 5 of the NATO? Article 4 says that any member state, if its independence has been violated or security is threatened, it can convene a meeting of NATO members to consult the other members. And if all of them agree, of course, Article 5 could be invoked, which means that any armed attack on one member is considered as an attack against all. Okay, so of course, Article 5 has only been invoked once after the 9/11 attacks in US, and it was of course invoked by US only for the biggest war on terror that started in 2001. So the next topic is Bharat Gaurav Trains. This topic is important for our governance section. You know that Bharat Gaurav Train scheme was started in November 2021, whereby Indian Railways allowed private players to run theme-based Bharat Gaurav trains in certain routes. And now this scheme has been reviewed, and certain changes have been made to this scheme. Of course, under this scheme, any operator can lease the train from Indian Railways. They can operate and decide the route
the halts and even the services which they will be providing to the passengers, and also they are free to announce the tariff also. Of course, these trains would not be run by private companies. The Indian Railways would be running the trains, but the services etc. Would be provided by the private players. So now the new policy says that LHB coaches will be allotted to the Bharat Gaurav Train scheme, and those operators who are having already or those who are already running under this scheme, they will be provided an option to switch over to LHB rakes because they are having more facilities. Okay. So the next topic is TRI. TRI have this topic is also important for our economy and governance section. So TRI has recently organized a conference, but what is more important for us is that it has completed 25 years of its existence, and it's an Indian regulator of telecommunications sector. It has a chairperson and not more than two full-time members and two part-time members. It was amended in the year 2000, and TDSAT was also established, which is of course the tribunal which aims to adjudicate any dispute between a licensor and licensee, between two or more service providers, between a service provider and a group of consumers. It consists of a chairperson and two members appointed by the central government. The chairperson should have been a judge of Supreme Court or at least the Chief Justice of a High Court. So the next topic is Digital Shakti 4.0. This topic is important for your social issues. So National Commission for Women has recently launched this fourth phase of Digital Shakti campaign, and it aims to raise the awareness among women regarding the building their resilience to fight against cybercrime. So basically, they are being made digitally skilled so that they can stand up against any illegal or inappropriate online activity. It is being this scheme was launched by the NCW in collaboration with Cyber Peace Foundation and Meta. Meta is of course the parent company of Facebook, and till now over 3 lakh women have been made aware of cyber safety tips and tricks under this Digital Shakti campaign. That's why of course fourth phase have now been announced. So the next topic is Patan Patola scarf. This topic is important for our art and culture section. So recently PM Modi has gifted Patan Patola scarf to Italian Prime Minister Giorgia Meloni. So this is a double ikat or patola woven, which is woven in pure silk, and this technique dates back to 11th century. It has equal intensity of colors and design on both sides. The peculiar quality has its origin in the difficult technique of dyeing or not dyeing, that is the bandhani, and this Salvi family of North Gujarat is famous for using this technique. This patola is woven on primitive hand operated harness looms, and it is very costly because the base price of a patola sari in Patan weave starts from anywhere between 1.5 lakh to 6 lakh rupees. So these were our topics for today. Please also download the current affairs weekly compilation from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.